बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मिनी बजट पास हो गया और महंगाई का तूफ़ान आने को है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ने की बात की जा रही है और एक बाज़गश सुनाई दे रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। अवाम जो है वो तैयार हो जाएँ। कहा यह गया था कि ये रिलीफ का बायस बनेगा और गरीब अवाम तक इसके जो है मुस्बत असरात पहुँचेंगे, लेकिन कब पहुँचेंगे ये अवामी हलकों से सवाल उठाया जा रहा है। साथ ही अपोजिशन क्या कर रही है और अपोजिशन का क्या किरदार है इस तमाम सूरत हाल में, और इन हाउस तब्दीली की बातें भी हो रही हैं। तो सियासी सूरत हाल क्या होती है, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जो है वो इस वक्त कितना संजीदा है और नंबर गेम किस तरह पूरी करेगी, क्योंकि मिनी बजट के अंदर भी जो अपोजिशन के लोग हैं वो तो आए नहीं, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा की गई। तो आने वाले वक्तों में इन हाउस तब्दीली के वक्त देखना होगा कि क्या नंबर गेम पूरी की भी जा सकेगी या नहीं। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से, क्योंकि दुनिया को और पाकिस्तान को ओमिक्रॉन की 5वीं लहर का सामना करना पड़ रहा है। सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है और हुकूमती और सूबाई सतह पर क्या अमली इकदाम किए गए हैं। सिंध में केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और लॉकडाउन की बातें भी की जा रही हैं। तो किस तरीके से इसको कोप अप किया जाएगा और इससे लड़ा जाएगा। और साथ ही साथ अवाम से भी यही अपील है कि वो एहतियात करें, क्योंकि परहेज इलाज से बेहतर है। सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब राना अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अजीम साहब। सर, पेट्रोल महंगा होने की एक मरतबा फिर से बाज़गश सुनाई देने लगी है और मिनी बजट के असरात जो हैं अमली तौर पर भी आना शुरू हो गए हैं। अवाम को रिलीफ के दावे पहले दिन ही हवा हो गए और आगे क्या होगा, फलाही रियासत कहां है, रिलीफ कहां है? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, फलाही रियासत, रिलीफ, इस नाम की चीज़ जो है इस मौजूदा हुकूमत के दौर में किसी एक चीज़ में भी नहीं मिली, किसी एक चीज़ में भी नहीं। मैं कल वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे जी क्यों शोर मचाया हुआ है, कोई इतनी महंगाई नहीं हो रही। वाकई वो दुरुस्त कह रहे थे, क्योंकि उनके लिए महंगाई नहीं हो रही। उन्होंने कभी ज़िंदगी में बाजार से सब्जी नहीं खरीदी, उन्होंने कभी ग्रॉसरी नहीं खरीदी, उन्होंने कभी अपनी पॉकेट से शायद ज़िंदगी में पेट्रोल नहीं डलवाया। वो सरकारी खर्च पे रहते हैं, वो अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, उनके पास हर वो चीज़ मौजूद है जो एक आम आदमी को मुयस्सर नहीं है, जो मिडिल क्लास को भी मुयस्सर नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे वज़रा को, ऐसी अरकान असेंबली को, ऐसी सियासी जमातों के रहनुमाओं को महंगाई नजर नहीं आती। इस मिनी बजट के आने से बहुत पहले जब यह शोर मचा था कि मिनी बजट आ रहा है, तो उसके बाद आपने देखा कि महंगाई का एक तूफान बर्पा हो गया। मेडिसन नायाब, महंगी मेडिसन, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी। आप कोई एक चीज, इवन यहां पर कि अब तो मौत भी महंगी है, मरना भी जीने से महंगा हो चुका है। तो इस वक्त में, इस हुकूमत के दौरे हुकूमत में एक चीज में सिर्फ रिलीफ मिला है। वो रिलीफ किस पे मिला है? वो रिलीफ ये मिला है कि पहले अगर आप 3 टाइम का खाना खाते थे तो आप 1 टाइम का खाते हैं, यानी 2 टाइम के खाने का रिलीफ मिल गया है कि 2 टाइम का खाना आपने नहीं खाना, ये रिलीफ मिला है। और इस बजट के बाद और आज जो शनीद है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, और पेट्रोल महंगा होने के बाद यहाँ पे जो हालात होंगे, अगर 5 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा होता है तो 25 रुपए लीटर के हिसाब से महंगाई होती है। हुकूमती अदारे बेबस हैं, या हुकूमती अदारे इस महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय इसकी लूट मार में मुलव्वस है। ये हो रहा है। मौजूदा रियासत मदीना नहीं है। रियासत मदीना क्या थी? रियासत मदीना तो ये थी कि हुक्मरान जो है वो पहले अवाम का ख्याल रखते थे, वो देखते थे कि अवाम को खाने को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, इंसाफ मुहैया होता है कि नहीं होता, आम आदमी तक हर चीज़ की रसाई होती है ये नहीं होती। यहाँ पर तो लूट मार का बाजार गर्म है। अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, आम आदमी तनहादार तबका पिसता जा रहा है, ज़हीरानदोज़ रोज़ाना ज़हीरानदोज़ी करता है। खाद इस मुल्क में होने के बावजूद नहीं मिलती। इस मुल्क में कहते हैं जी ज़राअत बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन किसको मिली? उसकी प्रॉफिट किसके पास गई? उसकी प्रॉफिट किसने हासिल की? आम आदमी रो रहा है। कोई एक शख्स पूरे पाकिस्तान में दिखा दें, वज़रा, अरकान असेंबली और इन तगड़े जागीरदारों या वडेरों या बिजनेसमैनों के अलावा, कि जो ये कह रहे हो कि मौजूदा दौरे हुकूमत में कोई एक चीज़ सस्ती हुई है, कोई एक चीज़ इनको मुयस्सर है।
सही। अजीम साहब, आपने सियासी मुआशी मसाइल का जिक्र किया है, सियासत पे भी आपने बात की है। फरमाइएगा, अपोजिशन तो पहले ही खिलाफ है, अवाम भी खुलकर अब तनकीद कर रही है, उसके साथ साथ विफाकी वज़रा भी अब आमने सामने आ चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पर कोई मुश्किल वक्त देखते हैं? क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि 3 माह बहुत अहम है आने वाले। एक बात तो आपको क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल आपको कह दूं, ये हुकूमत नहीं जा रही, चाहे वज़रा खिलाफ है, चाहे अपोजिशन खिलाफ है, चाहे अवाम खिलाफ है। ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी, 5 साल ये पूरा करेगी। जहाँ तक आपने बात की अपोजिशन की, क्या आप अपने ईमान से बताएं अपोजिशन है? क्या इस मुल्क में अपोजिशन है? अगर अपोजिशन है तो क्या वो अपना रोल अदा कर रही है? कोई अपोजिशन नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है। इमरान खान के जो वज़रा उनसे इख्तलाफ करते हैं, ले मैं आपको ये खबर ब्रेक कर देता हूँ कि नेक्स्ट वीक में वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ परवेज़ खट्टक खुद बैठ के KPK के तमाम अरकान असम्बली से मुलाकात कर रहे होंगे। ये बात तय हो चुकी है कल के इजलास में, ये सारा मामला तय हो चुके हैं। ये एक बाकायदा सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है कि जिस दिन बजट है आपकी तवज्जो हटाने के लिए एक तलखी होती है, तलखी के बाद तमाम मीडिया सारा दिन उसे नशर करता है। कोई नहीं जाता मिनी बजट की तरफ, मिनी बजट पेश होता है, कोई मिनी बजट को डिस्कस नहीं करता। ये सब कुछ इसी तरह तमाशा लगा हुआ है, सिर्फ तमाशा, जो जिसका अपोजिशन भी हिस्सा है, हुकूमत में हिस्सा है और बहुत सी अहम शख्सियात भी हिस्सा है। यानी सर, आप ये कहना चाहते हैं कि ये हल्की फुल्की मौसीकी थी और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि हमें भी अवाम का बड़ा एहसास है और हम भी अवाम के साथ खड़े हुए हैं और हमें भी अवामी हलकों में आइंदा जाना है। जी बिल्कुल इसी तरह ये अवाम को धोखा देने के लिए, अवाम को एक लॉलीपॉप देने के लिए दोनों ही तरफ से ये ड्रामा किया जाता है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, हुकूमत ने चंद दिन से रिट लगा रखी थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाने की। मैंने अक्सर प्रोग्रामों में कहा कि मैं इस बात पे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि मियां नवाज शरीफ को यह हुकूमत वापस नहीं ला सकती। अब कल तक आप कह रहे हैं हम अदालत में जा रहे हैं, हम हाई कमीशन में जा रहे हैं, हम फलां जा रहे हैं। कल आपने एक बोर्ड तश्कील दे दिया सीनियर डॉक्टर्स का। अब वो सीनियर डॉक्टर्स का जो बोर्ड है, अगर लंदन से रिपोर्ट्स आई हुई रिपोर्ट्स उसमें लिखा होता है कि मियां नवाज शरीफ किसी सूरत में सफ़र नहीं कर सकते, मियां नवाज शरीफ किसी सूरत में इलाज के बगैर नहीं आ सकते, तो वो बोर्ड तो उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में कहेगा ना कि जनाब ये रिपोर्ट्स ठीक है। वो बोर्ड वहाँ जाके इलाज नहीं करेगा, वो जाके मियां नवाज शरीफ का चेकअप नहीं करेगा। और ये बोर्ड अगर लिख के दे देता है कि जनाब ये रिपोर्ट्स दुरुस्त है, इन रिपोर्ट्स की वजह से मियां नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन नहीं, तो कौन सी अदालत जो है उसके खिलाफ फैसला करेगी? वो तो शेख साहब भी कहते हैं, ये सब चोर और चौकीदार आपस में मिलकर कर रहे हैं। हुकूमत अपनी ताई अवाम को बेवकूफ बना रही है, अपोजिशन अपनी ताई बना रही है, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे मियां नवाज शरीफ का मामला हो, चाहे बल्दियाती इलेक्शन का मामला हो। माजरत से कौन सी अपोजिशन की बात कर रहे हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान जो कल तक तनकीद करते थे KPK में अपना हिस्सा मिलने के बाद, अब उनका बयानिया चेंज नहीं हो गया? क्या वो नहीं कहते पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली लाए? ये सब जो है पुरानी तनख्वाहों पे काम करेंगे, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, उस वक्त तक ये सारा ड्रामा चलता रहेगा अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही तरफ से। अच्छा सर, ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो जरा इन हाउस तब्दीली की भी बात करते हैं। नाजरीन ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पार्लियामेंट की तब्दीली की बात की अजीम साहब आपने, और कहा कि किसी किस्म की अपोजिशन नहीं हो रही, तो फिर हो क्या रहा है सर? ये फरमाइएगा कि जो इन हाउस तब्दीली की बातें की जा रही हैं, तो क्या अपोजिशन वाकई आपको संजीदा भी नजर आती है? क्योंकि पहले मौक़िफ़ कुछ और था, अब मौक़िफ़ कुछ और है, और इसी इन हाउस तब्दीली के ऊपर ही PDM के अंदर दरारें भी पड़ी थी। देखिए एक बात तो ज़हन में रखिएगा, इन हाउस तब्दीली नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। मेरी अपनी शाहिदा खान अब्बासी से, राना तनवीर से, ये दोनों मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम आदमी हैं, मेरी इनसे बात हुई। मैंने इन्हें कहा जी इन हाउस तब्दीली ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें आपने पागल समझा हुआ है, हम क्यों लाएं? इन हाउस तब्दीली लाने का मतलब है कि हुकूमत चली जाए, इमरान खान मजलूम बन जाए, सियासी शहीद बन जाए, और जब इमरान खान सियासी शहीद बन जाएंगे और उसका मौजूदा हालात में चाहे कोई भी शख्स आ जाए, हालात को संभाल ही नहीं सकता, मौशियत को बेहतर कर ही नहीं सकता, मज़ीद महंगाई होगी, तो मज़ीद महंगाई होगी तो इमरान खान को लोग कहेंगे, याद करेंगे जनाब वही ठीक था। उन्होंने कहा जी कोई इन हाउस तब्दीली नहीं हो रही। और ज़हन में रखिएगा, हम सहाफ़ी हैं, हमें पता है इन हाउस तब्दीली सियासी जमातों के इत्तेहादों से नहीं होती, इन हाउस तब्दीली सियासी जमातों के नारों से नहीं होती,
इन हाउस तब्दीली के लिए आपको कुछ कुव्वतों की सपोर्ट चाहिए होती है। वो कुव्वतें जो इन हाउस तब्दीली में हमेशा मदद करती हैं, तो वो कुव्वतें इस वक्त तक अपोजिशन के साथ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कहूँ, ना पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग नून, ये दोनों बड़ी सियासी जमातें किसी सूरत पे इन हाउस तब्दीली नहीं चाहती। हाँ, ये नारे ज़रूर लगा रहे हैं, ये बातें ज़रूर कर रहे हैं, ये अवाम को बेवकूफ़ ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन इन हाउस तब्दीली की तरफ नहीं जा रहे। मुझे एक बात बताएं, अगर इन हाउस तब्दीली होनी होती तो क्या ये बजट इजलास में इनके अरकान की तादाद मुकम्मल ना होती? अगर इन हाउस तब्दीली होनी होती तो क्या ये इसी बजट इजलास में, ये जो मिनी बजट का इजलास था, इसमें एक बड़ा खूबसूरत ट्रेलर ना दिखाते? वो ट्रेलर तो नहीं दिखाया गया। वो तो शायद खान अब्बासी साहब कहते नजर आए जी 150 का फिगर था, ये बहुत बड़ा फिगर है। कुछ लोग हमारे इधर चले गए, कुछ लोग हमारे उधर चले गए, कुछ की जाती मसरूफियात थी, कुछ बैरून मुल्क है, तो 150 भी बड़ा फिगर नजर आता है उन्हें। तो जब अदम एतमाद की तहरीक आएगी ना, इसी तरह कुछ लोग इंग्लैंड चले जाएंगे, कुछ लोग बीमार हो जाएंगे, कुछ की गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाएगी, कुछ का टेलीफोन बंद हो जाएगा। बिल्कुल 150 का फिगर बड़ा फिगर है, लेकिन क्या 150 के फिगर से अदम एतमाद आती है? क्या 150 के फिगर से आप हुकूमत को गिरा सकते हैं? नहीं गिरा सकते ना। जो फिगर हुकूमत को नहीं गिरा सकता, तो फिर उसमें आप उसके बाद आप क्या तवक्को रख रहे हैं? चले ये भी लगा रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक का बात कर ले, ये लेकर आते हैं, तो अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद वज़ीर आज़म किसका होगा? क्या मौलाना फजलुर रहमान का बेटा होगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा? क्या मुस्लिम लीग नून से होगा? क्या किससे होगा? यही तीन जमातें हैं ना। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी को क्यों वज़ारत उज़्मा देगी? पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को क्यों वज़ारत उज़्मा देगी? और मौलाना फजलुर रहमान का बेटा जो सबसे कम जिनके वोट हैं, वो क्यों, उसे क्यों वज़ारत उज़्मा दी जाएगी? तो ये कुछ नहीं होगा, ये चूचू का मरब्बा है। मैं आपको बिल्कुल ये हकीकत कह रहा हूँ। आप 3 माह बाद प्रोग्राम करेंगे, 4 माह बाद करेंगे, मेरे इस बात को याद रखिएगा कि यही बात होगी। सबको अभी कम से कम 1.5 से 2 साल तमाम लोगों को अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, तमाम नाकामियों के बावजूद भी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। यानी अजीम साहब फिर इसका मतलब मकसद ये है, अजीम साहब फिर इसका इस पोजीशन में नहीं है सर, फिर इसका मतलब ये है कि मार्च की जो बातें हो रही हैं, 2 लॉन्ग मार्च की जो बातें हो रही हैं, और इससे पहले जो कोशिशें होती रही, अदम एतमाद की तहरीक की बातें हो रही हैं, और ये तमाम की तमाम बातें ही हैं। एक के पास ना अहल हुकूमत का टैग है, तो दूसरों के पास नालायक अपोजिशन का टैग है, तो अवाम ट्रक की बत्ती के पीछे है। बिल्कुल अवाम ट्रक की बत्ती के पीछे। मुझे एक बात बताएं, आप दोनों, तीनों, चारों सियासी जमातें कहती हैं जी अपोजिशन, हम अपोजिशन है और हुकूमत का रहना मुमकिन नहीं है, तो फिर एक मुश्तरका लॉन्ग मार्च क्यों नहीं किया जाता? पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है, जो PDM से पहले हो रहा है, वो लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ नहीं हो रहा, वो लॉन्ग मार्च अपोजिशन के ही खिलाफ हो रहा है। पीपल्स पार्टी वो लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ नहीं, PDM के खिलाफ कर रही है, कि यह साबित करने के लिए कि हम पाकिस्तान की PDM से बड़ी अपोजिशन जमात है। जब आप 1 फरवरी में निकलते हैं, आप मार्च के पहले दिनों में इस्लामाबाद पहुंचते हैं, आप वहां पर 1-2 दिन का मजमा लगाते हैं, 1-2 दिन टॉक शोज में आप ही आते हैं, शोट डालते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो प्रेशर तो खत्म हो गया। जब पहला खिलाड़ी आउट होता है ना, तो टीम प्रेशर में आ जाती है। सेकंड खिलाड़ी ने कितना खेलना है, कितना नहीं खेलना है, ये बात की बात होती है। उसके बाद मौलाना साहब निकलेंगे, मौलाना साहब भी आएंगे, 2 दिन 4 दिन बैठेंगे, चले जाएंगे। ये सेम यही हो रहा है कि मदारी आएगा, तमाशा करेगा, लोग तमाशा देखेंगे, 1 से 2 दिन तमाशा डिस्कस होगा, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब फ्रॉड है। सब लोग जो है अपना वो पैसा हलाल कर रहे हैं जो इनके पास मौजूद है, जिनको जहां से जो फंड मिला है, ये सब उसके लिए काम कर रहे हैं। एक लॉन्ग मार्च मियां नवाज शरीफ को बाहर ले जाने के लिए हुआ था, अब दूसरा लॉन्ग मार्च जो है वो शरीफ खानदान के एक और अहम शख्सियत को पाकिस्तान से बाहर ले जाने के लिए। सही, यानी कि इसका मतलब यही है कि वाकई कुछ नजर आते हैं कुछ। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब आपके तज्जिए का और वक्त का। सूरत हाल कुछ ही अरसे में वाज़ेह हो जाएगी कि क्या होती है, क्योंकि दिख कुछ रहा है और पसे पर्दा हकायक कुछ और हैं। लेकिन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन को इत्तेहाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। 2 लॉन्ग मार्च हुकूमत को कितना टफ टाइम दे पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो जरा ओमिक्रॉन पर भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी तैयारी कितनी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। नाज़रीन, दुनिया को और पाकिस्तान को कोरोना की 5वीं लहर का सामना करना पड़ा है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स जनाब डॉक्टर प्रोफेसर अताउर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सर, फरमाइएगा कि पाकिस्तान को 5वीं लहर कोरोना का सामना है, पूरी दुनिया में भी ओमिक्रॉन आ चुका है, कितना तशवीशनाक सूरत हाल को देख रहे हैं और हमारी तैयारी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बड़ी कशीदा सूरत हाल है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में और कुछ और शहरों में भी। कराची में तो पॉजिटिविटी रेट इस वक्त तकरीबन 30% है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल इस वक्त जो सिचुएशन है। आप देखिए कि इसका जो फैलाव है ओमिक्रॉन का, ये तकरीबन 500% ज़्यादा है डेल्टा के मुकाबले में। बहुत तेज़ी से फैलता है ये। और जो सूरत हाल पाकिस्तान में आपने देखी कि पिछले 8-10 रोज़ में जिस अंदाज से इसने डेल्टा को दबा दिया और ये छा गया है पूरे पाकिस्तान के ऊपर, और रोज़ाना जो है जो लोग जितने अफेक्ट हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 3,000 से ज़्यादा तो ऑफिशियल फ़िगर हैं, एक्चुअल फ़िगर जो है वो हो सकता है कहीं ज़्यादा हो। तो इस वक्त बहुत सूरत हाल कशीदा है और मुझे उम्मीद है कि सिंध में ख़ास तौर पे कराची में फौरी एक्शन लिया जाएगा और जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया जाएगा, शादी हॉल्स को बंद किया जाएगा और दूसरे SOPs जो पहले हमने नाफिज किए थे कराची में, उनको किया जाएगा। 2-3 रोज़ के लिए कंप्लीट लॉकडाउन भी किया जाना चाहिए हर हफ्ते, ताकि ये जो है इसको कंट्रोल में ला सकें, वरना सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ख़राब और फिर हॉस्पिटल जो हैं वो कोप नहीं कर पाएंगे जो सिचुएशन है उससे। आज से 2 या 3 हफ्ते बाद जो है प्रेशर पड़ेगा आपके अस्पतालों पर। सही। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा, आपने कहा कि इसके फैलाव की जो रफ्तार है वो ज़्यादा है डेल्टा के मुकाबले में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो इतना ख़तरनाक नहीं है। अगर देखा जाए तो शरह अमवात उस तरीके से नहीं है जिस तरह पहले हम देख रहे थे। अमवात की जो शरह थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस बात पे कितना वज़न है? बात यह कि शरह अमवात जो है वो कदरे कम है उसके मुकाबले में जो डेल्टा था, लेकिन क्योंकि फैलाव ज़्यादा है, अगर उसकी शरह अमवात जो थी वो 1% थी और इसकी आधा % या उससे कम भी हैं, लेकिन क्योंकि 5 गुना ज़्यादा फैलाव है तो ओवरऑल पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अमवात की ओवरऑल तादाद भी ज़्यादा होगी डेल्टा के मुकाबले में, अमवात की तादाद भी ज़्यादा होगी क्योंकि फैलाव कहीं ज़्यादा है पिछले वाले वेरिएंट के मुकाबले में। तो इस लिहाज से ये कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है डेल्टा के मुकाबले में। तो सर, ये फरमाइएगा कि क्या हमें दोबारा लॉकडाउन की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि अगर हुकूमती सतह पर देखा जाए तो बड़ा इजी लेते रहे पहले भी और अभी भी सूरत हाल को देखा जाए, अवामी सतह पर तो माशाल्लाह ही सूरत हाल है। हमने ईद वाली सिचुएशन को भी देखा और इस तरह कई सिचुएशंस को देखा, शादियों की तकारीब को भी देखा। सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले रही है अभी इस ओमिक्रॉन के आने के बाद भी। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो F9 में वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया गया। तो किस तरीके से इस तमाम सूरत हाल से निपटा जाए? मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। जो दुनिया में अगर मुकाबला करें पाकिस्तान का तो चोटी के ममालिक में आता है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन वेरिएंट्स के साथ मुकाबला किया है। और अगर आप ज़्यादा दूर ना देखें, आप हिंदुस्तान में देखें कि क्या बुरी हालत हुई है, जबकि पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत अच्छी पिछले 2 साल में कंट्रोल हुई है और अब भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर NCOC मॉनिटर कर रहा है और उसके बुनियाद के ऊपर लॉकडाउन होते हैं। हज़ारों इलाके इस वक्त पाकिस्तान में लॉकडाउन में मौजूद हैं। उनको अनाउंस शायद सब जगह नहीं किया जाता और लोगों को पता नहीं होता, लेकिन बहुत सारे इलाकों के अंदर हर शहर में इस्लामाबाद समेत लॉकडाउन होते हैं और फिर जैसे सिचुएशन ईद होती है तो उनको खोल दिया जाता है। तो आपके पास जो इतला है वो गलत है। सही। सर, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये मेरे पास इसकी रिपोर्ट्स भी हैं। F9 के वैक्सीनेशन पार्क को क्लोज़ करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने उसको बंद करने की बात की है। खैर, लेकिन ये फरमाइएगा डोज़ के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आवाम में कन्फ्यूजन पाई जाती है। बार बार सियासतदान भी और जितने भी लोग हैं वो तीसरी डोज़ की बात करते हैं कि तीसरी डोज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, तीसरी डोज़ लगवानी चाहिए, बूस्टर डोज़ है जो कि। तो आम लोगों में ये ख्याल पाया जाता है कि जिन्होंने 1 डोज़ वाली खुराक लगवाई उनके अंदर कंफ्यूजन पाई जाती है कि वो बूस्टर लगवाएं ना लगवाएं। क्या सूरत हाल है ये?
मैं F9 स्पार्क के बारे में जिक्र नहीं कर रहा था, मैं जनरली बात कर रहा था। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो गलत है। ओवरऑल सिचुएशन जो है पाकिस्तान में बेहतरीन अंदाज से कंट्रोल की गई है और पाकिस्तान को दुनिया भर में एक मॉडल के तौर पे करार दिया जा रहा है कि इतना कमज़ोर सेहत का निज़ाम होने के बावजूद इतने अच्छी तरीके से पाकिस्तान ने इस वबा को कंट्रोल किया है। जहाँ तक बूस्टर डोज का ताल्लुक़ है, आपके पास अगर किसी ने एक डोज लगवाई है तो फिर दूसरी डोज लगवाएं पहले, बूस्टर तो बाद में आता है। पहले अपनी 2 डोज, अगर उस वैक्सीन में 2 डोजेज लगनी है तो 2 डोजेज लगवाएं। अगर 2 डोजेज लगवा चुके हैं और 5-6 महीने हो चुके हैं उनके लगवाने के बाद, तो बूस्टर डोज लगाएं। उससे पहले बूस्टर डोज लगवाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। और वैक्सीन ये ना सोचें कि मैं ये वाली वैक्सीन लगवाऊं या वो वाली वैक्सीन लगवाऊं। जो भी आपको वैक्सीन मिल रही है, अगर आप अभी तक वैक्सीनेट नहीं हैं तो वैक्सीन फौरी तौर पे वैक्सीनेट अपने आप को कराएं, और बूस्टर भी जो वाली वैक्सीन मिल रही है उसकी बूस्टर लगवाएं। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि दुनिया 80% वैक्सीनेटेड हो जाए तो कहा जाता है ये कि कोरोना का खात्मा मुमकिन हो जाएगा, तो इस बात में कितनी सदाकत है? क्योंकि हर जगह पे कोशिशें की जा रही हैं, कोरोना पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर बाज़ जगहों पे बावर नहीं करवाया जा रहा, वो कोशिशें उस तरीके से नहीं देखने में आई, तो बार बार एक नए वेरिएंट का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या इसी तरह हमें नए वेरिएंट्स का सामना करना पड़ता रहेगा? क्योंकि जिस तरह हमने देखा ये ओमिक्रॉन जो है साउथ अफ्रीका से आ गया, क्या इसके बाद भी किसी नए वेरिएंट के आने की तवक्को की जा सकती है? जी हाँ, आपको हर 2-3 महीने बाद नए वेरिएंट्स सामने आएंगे आपके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी शक्ल बदल रहा है। और फिर जब ऐसी शक्ल सामने आती है जो ज़्यादा बेहतर तरीके से छा सकती है, स्प्रेड उसका पिछले वाले वेरिएंट से बेहतर होता है, तो पुराना वाला वेरिएंट दब जाता है और नया वेरिएंट सामने आ जाता है। 80% जब दुनिया के लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे या फिर बीमार होकर और इस बीमारी से गुजर जाएंगे और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी, तो फिर यकीनन ये जो पूरी वबा है ये दब जाएगी। लेकिन इसके लिए अभी बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि अभी बहुत से इलाके ऐसे हैं, जैसे पूरे अफ्रीका में सिर्फ 20% लोग हैं जो वैक्सीनेट हुए हैं, 80% तो वैक्सीनेट हुए ही नहीं हैं। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ममालिक ने वैक्सीन्स को लेकर होर्डिंग कर ली है, और कनाडा ने और बरतानिया ने और यूरोप के दूसरे ममालिक ने जितनी उनकी आबादी थी उससे 400-500% ज़्यादा वैक्सीन लेके जमा कर ली हैं, और जिसकी वजह से दुनिया में शदीद वैक्सीन्स की किल्लत है बहुत सारे ममालिक के अंदर। तो ये वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक में अभी तक वैक्सीनेशन हो ही नहीं पाई। तो इसके लिए आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि वैक्सीन जो डेवलप हुई हैं, ये सारी ये पुराने जो चाइनीज़ वायरस जो शुरू में जिस शक्ल में निकला था कोविड-19, उसके लिए डेवलप हुई थी। इनकी अफादियत वक्त के साथ साथ जैसे जैसे नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, अफादियत कम होती जा रही है। और अब जो नया वेरिएंट एक और जो डेल्टा मिक्रॉन एक डेवलप हुआ है, चंद रोज़ पहले साइप्रस में पाया गया है, वो उसने तेज़ी से फैलना शुरू किया है कुछ इलाकों में दुनिया के, और उसमें जो है अमवात की शरह भी ज़्यादा है और फैलाव भी ज़्यादा है। वो खुदा न खास्ता छा जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा सिचुएशन दुनिया भर में कशीदा हो सकती है, और ये सूरत जारी रहेगी काफ़ी अरसे तक, जब तक बेशतर आबादी दुनिया की मुब्तला नहीं हो जाती इस बीमारी में या वैक्सीनेट नहीं हो जाती। सही, 80% आबादी का, पूरी दुनिया की आबादी का वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। सर, आखिरी पॉइंट आपसे लेना चाह रहा हूँ, ये फरमाइएगा, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हमने देखा तौर तरीके बदल रहे हैं, लिविंग स्टाइल्स बदल रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ आवाम जो है उसी तरह बेहतियाती किए चली जा रही है। बूस्टर डोज के हवाले से जानना चाहूँगा कि अब जो हमें बूस्टर डोज लगवाने की बात की जा रही है, तो क्या अगली मरतबा कोई नया वेरिएंट, अल्लाह ना करे, उसका हमें सामना करना पड़ता है, तो बार बार ये बूस्टर डोज हमें लगवाना पड़ेगी? जी, आपको बार बार बूस्टर डोज भी लगवानी पड़ेगी, आपको बार बार अपने आप को वैक्सीनेट भी कराना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन की अफादियत जैसे मैंने कहा वो कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे ये शक्लें बदलेगा, उसकी वैक्सीन अब नई डेवलप हो रही हैं, लेकिन आप हमेशा 1.5 साल पीछे रहेंगे। जो वैक्सीन
आज डेवलप होती है वो साल भर पहले शुरू हुई थी उसका डेवलपमेंट, और वो उस शक्ल के खिलाफ थी जो उस साल भर सवा साल पहले बीता या जो भी शक्ल थी उसकी उसके खिलाफ थी। तो ये जो रेस है हम इसमें पीछे हैं साल डेढ़ साल, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब तक ये आप पूरा कंट्रोल नहीं कर लेते तो ये सिचुएशन बरकरार रहेगी और हुकूमत एक हद तक काम कर सकती है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, आपका मेरा हम सब का मिलकर। आप देखते हैं कि लोग शादी हॉल्स में जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, मिलजुल रहे हैं। तो ये जो है ये आग की तरह फैलती है। और जैसे आपने देखा कि कराची में और कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हमने फौरी तौर पे हमने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं किया तो ये सिचुएशन बहुत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ रहे। ओमिक्रॉन के बारे में उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। और नाजरीन, एहतियात बहुत ज़रूरी है, जितना हम एहतियात करेंगे उतना ही इस महलिक वबा से बच सकते हैं, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर है और जान है तो जहान है। जितनी एहतियात की जाए उतना कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें और जितनी भी एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि ओमिक्रॉन और इस जैसे जितनी भी बीमारियाँ हैं उनसे हम नबरद आजमा होने के लिए हम वक्त तैयार हों और हर सूरत में लड़ने के लिए तैयार हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।